पालमपुर गांव की कहानी। नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। 9th क्लास का ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है और इसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। तो हमने जो इसमें जो सटीक जो बातें थी एग्जिट वो सारी उसमें ले ली है। आज हम इसे कहानी के रूप में ही पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। और उसके बाद लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं ताकि ये दोनों वीडियो पर आधारित वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं। पालमपुर गांव की कहानी। आप पूरे चित्र को ध्यान से देखें बच्चों। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि जो गांव में अधिकतर जो जनसंख्या है उसका काम कृषि करना ही है, यानी उनकी जीविकोपार्जन का जो काम है वो खेती पर ही निर्भर है। और 25% जो है वो जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है। तो ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कृषि काम जो है वो पूरे गांव में मुख्यतया किया जाता है। इसमें जो है पहले इस खेती बाड़ी जो है वो पुराने तरीक़ों से की जाती थी और आज जो वर्तमान में आधुनिक तरीक़ों को अपनाकर पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ली जाती है। तो इस तरह से आप इस चित्र में दोनों ही अंतर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैदावार ली जाती है। पालमपुर में हमारे जो गांव हम सोचते हैं वैसा नहीं है। पालमपुर बहुत विकसित है। इसमें सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई सभी का पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी आप एक छोटे कस्बे की तरह इसे कह सकते हैं। सारी सुविधाएं इस गांव में हैं। यहाँ पर अब जो मुख्य पॉइंट है वहाँ पर आते हैं हम। भूमि स्थिर है, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि भूमि जो है बच्चों, आप बताना कि क्या हम भूमि को कभी खींच कर बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। भूमि जो है वो हमेशा स्थिर होती है, या चाहे 1950 की बात करें, 60 की बात करें, 70 की बात करें या वर्तमान की बात करें, भूमि हमेशा जितनी होती है हमारे पास वो उतनी ही रहती है। हम केवल ये ज़रूर कर सकते हैं कि भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा इतना पोषण दें कि वो हमें अधिक से अधिक उत्पादन दे। बंजर भूमि को भी हम उपजाऊ करके उसमें फसलें जो हैं वो लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम बढ़ा सकते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? क्या कोई तरीका है बच्चों? बिल्कुल है। हम जानते हैं ऐसे आधुनिक तरीके हैं जिनको अपनाकर हम भूमि से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो उसमें एक ही है बहुविध फसल प्रणाली, यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा अगर फसल हम ले रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? बहुविध फसल प्रणाली। और ये अक्सर किसान करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी जो जितना भी वो पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसे पाने के लिए, मतलब जितना लगा रहे कम से कम लाभ ना मिले, लेकिन जितना लगा रहे उतना ही मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुविध फसल प्रणाली को अपनाते हैं। हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। हरित क्रांति यानी क्रांति का मतलब, हरित क्रांति सफल तभी होगी जब हम आधुनिक कृषि विधियाँ उसमें अपनाएंगे। आधुनिक कृषि विधियों में अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, आधुनिक मशीनें और सिंचाई में नहरें, बिजली, बांध सभी आवश्यक होती है। तो ये सभी चीज़ें सम्मिलित होंगी। ये सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए हम पैदावार बढ़ाएंगे। और ना एक भी चीज़ अगर इसमें नहीं होती है तो हरित क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। पर क्या ये भूमि धारण कर पाएगी? यानी इन तकनीकों को हमने अपनाया तो भूमि क्या हमें देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। इसमें मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रहती है। बिल्कुल जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चाहे हमें बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है पर वो कुछ सालों तक ही मिलती है बच्चों। धीरे धीरे भूमि जो है वो बंजर होती जाती है। 5वां पॉइंट है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? यानी भूमि के पश्चात संपादन का दूसरा जो आवश्यक कारक है वो खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, हम जानते हैं। तो छोटे किसान क्या करते हैं उस समय? अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, और बड़े किसान जो हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। इस तरह दोनों ही अपना अपना काम चलाते हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से आएगी? तो छोटे किसान कहाँ से लाते हैं? छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। तो कहाँ से लेंगे? वो बड़े किसानों से, साहूकारों से लेंगे। तो इन आगतों की पूर्ति, आगतों यहाँ आगत है बच्चों, आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, और ये कर्ज जो है वो बहुत ऊंची ब्याज की जो दर होती है उस पर लेते हैं। और बड़े किसान क्या करते हैं? बड़े किसानों को खेती की बचत होती है, यानी उनके पास तो पूंजी शेष रह जाती है। इस तरह वह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। अगला है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष यानी बचा हुआ जो कृषि उत्पाद, जैसे गेहूं हमने बोया है तो गेहूं जो बच गया है, अधिशेष। तो एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के यहाँ उदाहरण दिया गया है को अपनी समस्त भूमि पर कई क्विंटल गेहूं प्राप्त होता है।
तो वो कुछ तो परिवार के उपभोग के लिए गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष यानी बचा हुआ जो गेहूँ है वह रायगंज के बाजार में बेच देते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। इस पैसे को बैंक के अपने खाते में जमा कर देता है और कुछ जो होता है उस राशि को किसानों को कर्ज देता है। जो हमने पिछला पढ़ा है कि छोटे किसानों को कर्ज देते हैं काफ़ी ऊंची ब्याज दर पर, और कुछ बचत का उपयोग वो अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी करते हैं। तो इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है और उससे उसकी फिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। यानी बड़े किसान तो आगे से आगे अपनी पूंजी को बनाते रहते हैं, है ना। और दूसरा है एक सविता, यानी छोटे किसान का उदाहरण भी दिया गया है। सविता एक छोटी किसान है, वह अपनी ज़मीन पर गेहूँ बोना चाहती है पर उसके पास धन नहीं है। तो बीज, कीटनाशक, पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं पिछले वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं बच्चों। इसलिए वे एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि कर्ज की दर बहुत ऊंची है। हमें पता है 24% बहुत ज़्यादा होता है। साथ में सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर भी काम करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा कठोर शर्तें हैं, तो इनको मानने के लिए भी वो तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पता है, उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। तेजपाल सिंह उसे कर्ज दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्थायी पूंजी, ये कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना।